Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Formal Sector Credit in India of Class 10th Economics Chapter number 3. So इस सेक्शन में हम फॉर्मल सेक्टर के बारे में जानेंगे कि बेसिकली जो क्रेडिट है या लोन है वो हम ग्रुप्स में बांट सकते हैं कि कहाँ से लिया जा रहा है। उसके बेसिस पे हम क्रेडिट को फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस सेक्शन में बेसिकली हम फॉर्मल सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी क्या फ़ायदे हैं, उसकी क्या एक तरीके से बेनिफिट्स हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सो वी हैव सीन इन द अबव एग्जाम्पल्स दैट पीपल ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो हमने लास्ट वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे। हमने वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स देखा था जिसमें हमने अलग अलग लोगों की स्टोरी पढ़ी थी और उसमें देखा था कि जो लोग हैं वो किस तरीके से लोन्स लेते हैं अलग अलग जगह से, अलग अलग सोर्सेज से। The various types of loans can be conveniently grouped as formal sector loans and informal sector loans. अब जहाँ जहाँ से लोन लिया जा रहा है उन सोर्सेज को हम ग्रुप्स में बांट सकते हैं as formal sector loans and informal sector loans. Among the former are loans from banks and cooperatives. सो फॉर्मल सेक्टर लोन्स में क्या होता है कि वो लोन्स जो कि बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स से लिए जा रहे हैं इनको हम फॉर्मल सेक्टर लोन्स कहते हैं। द इनफॉर्मल लैंडर्स इंक्लूड मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एट्सेट्रा। एंड अगर इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो इनफॉर्मल सेक्टर जो लोन है इसमें कौन कौन से सोर्सेज आते हैं। तो जब कोई पर्सन किसी मनी लैंडर से लोन लेता है या ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, अगर इन्हीं सभी सेक्टर्स से लोन लिया जाता है, सोर्सेज से लोन लिया जाता है, तो ये इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर आते हैं। In graph 1, you can see the various sources of credit to rural households in India. So यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है एंड इसमें क्या बताया हुआ है कि रूरल इंडिया में 2019 का डेटा है। रूरल इंडिया में इस साल में कहाँ से लोन लिया गया है रूरल एरिया में, मतलब जो गांव के लोग हैं उन्होंने किन सोर्सेज से लोन लिए हैं। इज मोर क्रेडिट कमिंग फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर और द इनफॉर्मल सेक्टर। तो इस ग्राफ में आपको देखना है और ये बताना है कि जो लोन है, जो क्रेडिट है, वो फॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा आ रहा है या इनफॉर्मल सेक्टर से। सो इसमें आप देख सकते हो ग्रीन वाला पार्ट जो है वो कमर्शियल बैंक्स का है एंड 51% लोन जो है रूरल एरिया में वो कहाँ से लिया जा रहा है, कमर्शियल बैंक से लिया जा रहा है। मतलब मोर देन हाफ, मोर देन 50% जो लोग हैं वो कमर्शियल बैंक से लोन ले रहे हैं। एंड कमर्शियल बैंक जो है वो किसके अंदर आता है, फॉर्मल सेक्टर के। फॉर्मल सेक्टर्स वो होते हैं जहाँ पे किसी का कंट्रोल हो, जहाँ गवर्नमेंट कंट्रोल कर सके, रूल रेगुलेशंस जो हैं लागू कर सके, देख सके, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको सजा दे सके। तो वो सारी चीज़ें आती हैं फॉर्मल सेक्टर में। जैसे हमने ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि किस तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी हो सकती है। जो लोग ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहता। सिमिलरली जब हम लोन की भी बात करते हैं तो सेम बेसिस पे हम जो सोर्सेज हैं उनको बांट सकते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर में। फॉर्मल सेक्टर में गवर्नमेंट एक तरीके से कंट्रोल करके रखती है, सारे रूल्स रेगुलेशंस लागू करती है। अगर कोई गलत तरीके से लोन को वसूल करने की कोशिश कर रहा है या बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगा रहा है तो इन सभी चीज़ों पे चेक रहता है गवर्नमेंट का। बट इनफॉर्मल सेक्टर में इस तरीके का कोई रूल रेगुलेशंस या कंट्रोल नहीं रह पाता गवर्नमेंट का। सो कमर्शियल बैंक्स जो हैं, कमर्शियल बैंक्स को गवर्नमेंट अच्छे से कंट्रोल करके रखती है। तो ये जो है ये किस में आता है, फॉर्मल सेक्टर में। तो 51% लोग जो है वो हम कह सकते हैं फॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं या 51% लोग जो है वो कमर्शियल बैंक से ले रहे हैं। फॉर्मल सेक्टर में और भी चीज़ें आती हैं जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स एंड सोसाइटी, तो 10% लोग जो है वो कोऑपरेटिव बैंक से ले रहे हैं। अदर फॉर्मल एजेंसीज मतलब बाकी दूसरे फॉर्मल जो सोर्सेज हैं उनसे 5% लोग लोन ले रहे हैं। तो अगर आप इन टोटल देखोगे तो फॉर्मल सेक्टर से कितना परसेंट लोन आ रहा है, 51 + 10 + 5, मतलब कि 66% जो लोन है वो फॉर्मल सेक्टर से आ रहा है। फॉर्मल सेक्टर का लोन कितना है, 66%। देन अगर इनफॉर्मल की बात करें तो लैंडलॉर्ड से लोग 1% लोन लेते हैं, मनी लैंडर से 23% लोन लिया जा रहा है, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स से 7% एंड
इनफॉर्मल जो दूसरी इनफॉर्मल एजेंसीज हैं उनसे 3%। तो बाकी बचा हुआ जितना भी है 34%, वो कहाँ से लिया जा रहा है? इनफॉर्मल सेक्टर से। तो रूरल इंडिया में 34% लोन आ रहा है, मतलब लोग जितना भी लोन ले रहे हैं उसका 34% लोन इनफॉर्मल सेक्टर से है एंड 66% फॉर्मल सेक्टर से लोन लिया जा रहा है। तो ये एक तरीके से अच्छी चीज़ है कि ज़्यादातर जो लोन है वो फॉर्मल सेक्टर से आ रहा है। तो क्यों मैं कह रही हूँ कि जो फॉर्मल सेक्टर है वो अच्छा होता है, तो यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स जो है उन्होंने बताए हुए हैं कि फॉर्मल सेक्टर किस तरीके से बेहतर रहता है इनफॉर्मल सेक्टर के मुकाबले। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन को सुपरवाइज करता है, मतलब जितने भी फॉर्मल सोर्सेज हैं लोन के, चाहे बैंक हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, इन सब के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करके रखता है। फॉर इंस्टेंस वी हैव सीन दैट द बैंक्स मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव। तो हमने चैप्टर की शुरुआत में देखा था कि जो बैंक्स हैं उन्हें कुछ मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे 15%, कि जितना भी डिपॉजिट मिल रहा है बैंक्स को उसका 15% एज कैश उनको रखना पड़ेगा, और बाकी को जो बचा हुआ कैश है 85% उसको वो लोन पे चढ़ा सकते हैं। द आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। तो आरबीआई ये चेक करती है कि क्या बैंक्स सच में इस मिनिमम कैश बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं, क्या सारे बैंक्स ने अपने डिपॉजिट्स का जो मिनिमम परसेंट है वो मेंटेन करके रखा हुआ है। Similarly, the RBI sees that the banks give loans not just to profit-making businesses and traders, but also to small cultivators, small-scale industries, to small-scale borrowers, etc. अब एक तो जो आरबीआई है वो ये चेक करके रखती है कि क्या मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करके रखा जा रहा है। दूसरा, आरबीआई ये भी करती है कि वो देखती है कि किन किन लोगों को लोन दिया जा रहा है। क्या बैंक्स सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस को ही लोन दे रहे हैं, सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसेस जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं सिर्फ उन्हें ही लोन दिया जा रहा है, या फिर छोटे जो ट्रेडर्स हैं, कल्टिवेटर्स हैं, उनको भी लोन दिया जा रहा है। तो आरबीआई पूरा चेक करती है। आरबीआई ये इंश्योर करने की कोशिश करती है कि जो ट्रेडर्स हैं, स्मॉल कल्टिवेटर्स हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो छोटे बोरोवर्स हैं, बहुत ज़्यादा पैसा वो बोरो नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसा बोरो कर रहे हैं, उनको भी लोन दिया जाए। ठीक है, क्योंकि जो बैंक्स हैं वो क्या करते हैं, वो थोड़े से टिल्टेड रहते हैं बड़े बिजनेसेस की तरफ, क्योंकि बड़े बिजनेसेस जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट, बहुत करोड़ों में लोन लेते हैं और उस पर इनको इंटरेस्ट ज़्यादा आता है, उनसे हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। बट जो स्मॉल ट्रेडर्स वगैरह होते हैं वो छोटा छोटा अमाउंट लोन लेते हैं और उस पर इंटरेस्ट भी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह कुछ ऐसी रहती हैं कि स्मॉल स्केल ट्रेडर्स, स्मॉल बोरोवर्स पे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाता लोन के लिए। तो आरबीआई ये देखती है कि कहीं बैंक्स अपना प्रॉफिट कमाने के लिए ज़्यादातर जो लोन है वो सिर्फ बड़े बिजनेसेस को ही तो नहीं दे रहे, छोटे बिजनेसेस को भी लोन मिल रहा है या नहीं। तो आरबीआई ये इंश्योर करती है। पीरियडिकली banks have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom at what interest rate. तो periodically मतलब टाइम टू टाइम बैंक्स को एक रिपोर्ट आरबीआई के साथ सबमिट करनी होती है, जिसमें बैंक्स पूरा इंफॉर्मेशन देते हैं कि उन्होंने कितने पैसे, कितने रुपए जो हैं वो लोन पे चढ़ाए हैं, कितने लोगों को लोन दिया है, किन किन लोगों को लोन दिया है एंड किस इंटरेस्ट रेट पे दिया है। ये सारी इंफॉर्मेशन आरबीआई के पास वो जमा कराते हैं। There is no organization which supervises the credit activities of lender in the informal sector. अब हमने देखा फॉर्मल सेक्टर में आरबीआई पूरा कंट्रोल करके रखती है, बट इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि लैंडर्स को कंट्रोल करके रखे, जो कि देखे कि किनको लोन दिया जा रहा है, कितने इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जा रहा है। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इनफॉर्मल सेक्टर में। मतलब आप मान लो अपने फ्रेंड से लोन ले रहे हो, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये जाके चेक नहीं करेगी कि आपका फ्रेंड कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन दे रहा है। अगर उसको पैसा वसूल करना है, वापस लेना है अपना पैसा, तो क्या वो गलत तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है या नहीं, कोई अत्याचार तो नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ों को देखने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इनफॉर्मल सेक्टर में। दे कैन लैंड एट वट एवर इंटरेस्ट रेट दे चूज। सो इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग हैं, जो लैंडर्स हैं, वो जिस भी मर्जी इंटरेस्ट रेट पे लोन दे सकते हैं। जैसे जब हमने लास्ट वीडियो में स्टोरीज पढ़ी थी तो हमने देखा था कि 60% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज किया जा रहा है साल का,
कि मतलब अगर कोई पर्सन 100 रुपये लोन ले रहा है तो उस पे उसको 60 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो मतलब जब वो पैसे चुकाएगा, वापस करेगा, तो उसको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये नहीं बल्कि 160 रुपये वापस करने होंगे। तो 60% इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा था, 36% इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा था। तो जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें लेंडर जितना मर्जी इंटरेस्ट चाहे उतना चार्ज कर सकता है। देयर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। और अगर उनको अपना पैसा वापस लेना है तो उनको कोई भी रोकने वाला पर्सन नहीं है अगर वो अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करते हैं, अगर किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती करते हैं, किसी को डराते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं, तो इन सारी चीज़ों पर भी कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। वो जिस भी मर्जी तरीके से अपना पैसा निकलवा सकते हैं। Compared to the formal lenders, most of the informal lenders charge a much higher interest on loans. तो formal lenders के मुकाबले जो informal lenders हैं वो बहुत ज़्यादा high interest पे लोन देते हैं। Thus the cost to the borrower of informal loan is much higher. तो हम कह सकते हैं जो लोग informal sources से लोन लेते हैं उनके लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है लोन लेने की। कॉस्ट ऑफ द लोन मतलब इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया जा रहा है, उस लोन की कीमत क्या है। अगर पर्सन 100 रुपये लोन ले रहा है तो उसको 160 रुपये वापस करने पड़ रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा 60 रुपये हैं ये क्या है, ये कीमत है, ये कॉस्ट है लोन की, यही इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट होगा उतनी ज़्यादा उसके लिए दिक्कत होगी लोन को वापस करने में। मतलब उसने 100 रुपये लोन लिया है और उसमें उसको 60 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं जो कि उसकी क्षमता से बाहर हो सकते हैं। Higher cost of borrowing means a large part of the earning of the borrower is used to repay the loan. जब cost of borrowing बहुत ज़्यादा होगा, मतलब जब बहुत ज़्यादा high interest rate पे करना पड़ेगा, तो क्या होगा कि जो borrower है, जो person लोन ले रहा है, उसकी इनकम का मैक्सिमम पार्ट जो है वो लोन को देने में ही चला जाएगा, वापस करने में चला जाएगा। मान लो कोई पर्सन सिर्फ 200 रुपये कमा रहा है, इस 200 में से अगर उसको 160 रुपये लोन वापस करना है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये बचेंगे जिसमें उसको अपना गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा कॉस्ट होगी इस बोरोइंग की, जितनी ज़्यादा कॉस्ट होगी लोन लेने की, उतनी ज़्यादा दिक्कत जो है वो आएगी बोरोवर को लोन वापस करने में। उसके ज़्यादातर इनकम का हिस्सा लोन को वापस करने में ही चला जाएगा। Hence borrowers have less income left for themselves. तो इसीलिए उसके बाद क्या होगा, उनके पास लोन वापस करने के बाद बहुत कम ऐसा हिस्सा बचेगा उनकी इनकम का जो कि वो खुद के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है ये केस हमने श्यामल के एग्जाम्पल में पढ़ा था। श्यामल जो कि सोनपुर में रहते थे, उनके केस में हमने देखा था कि किस तरीके से पहले वो मनी लैंडर से लोन लेते थे 60% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। उसके बाद उन्होंने एक ट्रेडर से, जो ट्रेडर रहता है, उससे लोन लेना शुरू किया और वो भी 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था। और शामिल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था ये लोन को वापस करना। उनको शामिल के ऊपर ये कंडीशन रखी जा रही थी कि सिर्फ उन्हीं के खेत में काम करना है, सॉरी उन्हीं को अपना हार्वेस्ट बेचना है। जो लैंडर है सिर्फ उन्हीं को सारा हार्वेस्ट बेचा जाएगा शामिल के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी कि हार्श कंडीशंस जो हैं वो इम्प्लाई की जाती हैं बोरोअर के ऊपर। In certain cases, the high interest rate for borrowing can mean that the amount to be repaid is greater than the income of the borrower. और कभी कभी क्या होता है कि हाई इंटरेस्ट रेट इतना हाई हो जाता है कि जो बोरोअर है उसकी इनकम से ज़्यादा पैसे जो हैं वो उसको वापस करने होते हैं। मान लो कोई पर्सन कमाता सिर्फ 150 रुपये है, उसकी इनकम है 150 रुपये। ठीक है, उसने पहले कभी मान लो 1 साल पहले लोन लिया था 100 रुपये। अब उस 100 रुपये पे उसका इंटरेस्ट ऐड हो गया 60 रुपये। सो इन टोटल उसको 160 रुपये वापस करने हैं। वापस कितने करने? 160 रुपये। और इनकम कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये। तो मतलब कि कभी कभी इस इंटरेस्ट रेट की वजह से क्या सिचुएशन आ जाती है कि पर्सन की इनकम से ज़्यादा उसको लोन वापस करना होता है। दिस कुड लीड टू इंक्रीजिंग डेट एंड डेट ट्रैप। और इसकी वजह से क्या हो सकता है, जब इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जब बोरोइंग का जो अमाउंट है, मतलब जो लोन का अमाउंट है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसकी इनकम सफिशिएंट नहीं है उसको वापस करने में, तो इस केस में पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा कर्ज तले दब जाता है, डेट ट्रैप में फंस जाता है, डेट के जाले में फंस जाता है। ठीक है, डेट मतलब क्या होता है? कर्ज। तो जैसा कि हमने
रामा के केस में देखा था, जब हमने रामा का एग्जाम्पल पढ़ा था, तो उसमें रामा के लिए जो लोन है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि उनको अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा था. Also, people who might wish to start an enterprise by borrowing may not do so because the high cost of borrowing. और अगर कोई लोग चाहें कि वो अपना कोई बिजनेस वगैरह शुरू करें और बिजनेस शुरू करने के लिए उन्हें कुछ पैसे की ज़रूरत है, कुछ लोन वगैरह लेना है, तो वो थोड़ा हिचकिचा सकते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो उनके लिए कॉस्ट ऑफ बोरिंग ज़्यादा हो जाएगी. उनके लिए ये चीज़ रहेगी कि मैं लोन तो ले लूँगा या ले लूँगी, बट उसको वापस कैसे करेंगे हम. तो अगर हाई इंटरेस्ट रेट होगा तो लोग लोन लेने से हिचकिचाएंगे और वो अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट नहीं कर पाएंगे. फॉर दीज रीजन्स बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लैंड मोर. और इन्हीं सभी कारणों से बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं, मतलब जो फॉर्मल सेक्टर है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोन देना चाहिए लोगों को. मतलब इस तरीके का सिस्टम होना चाहिए कि ज़्यादातर लोग बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स के पास जाएं लोन लेने के लिए, क्योंकि बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स में क्या होता है कि कम इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है और जो कंडीशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होती, कोई अत्याचार वगैरह इतना नहीं होता. तो इससे क्या होता है कि पर्सन इजीली लोन ले सकता है और उसको आराम से वापस कर सकता है. दिस वुड लीड टू हायर incomes and many people could then borrow cheaply for a variety of needs. अब अगर लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा, तो इसका मतलब क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम रहेगी. जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगी तो उनकी इनकम बढ़ेगी. मतलब कंपेयर करो कि पहले क्या होता था जब पर्सन इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहा था. ठीक है, मान लो पर्सन जब इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहा था तो क्या था, उसका प्रिंसिपल कितना था, मतलब मेन अमाउंट वो कितना ले रहा था, 100 रुपये, एंड इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा था उसको, 60 रुपये. टोटल अमाउंट उसको 160 वापस करना पड़ रहा था. और उसकी इनकम, खुद की इनकम कितनी थी, सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये. उसकी मान लो इनकम जो है वो सिर्फ 200 रुपये थी इन टोटल. इस 200 में से उसको 160 रुपये वापस देने पड़ रहे थे लोन के तौर पे. तो बकाया उसके पास कितना बच रहा था, 40 रुपीज उसको अपने लिए मिल रहा था. अब अगर फॉर्मल सेक्टर का एक एग्जाम्पल देखो, अगर फॉर्मल सेक्टर से कोई पर्सन लोन लेगा तो मान लो फॉर्मल सेक्टर में सिर्फ 8.5% या मान लो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया जा रहा है. तो यहाँ पे 100 रुपये उसने लोन लिया और उस पर इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है, सिर्फ 8%, मतलब सिर्फ 8 रुपये उसको इंटरेस्ट देना है. तो इन टोटल 108 रुपये पर्सन वापस देगा. और उसकी टोटल इनकम कितनी थी, 200 रुपये. 200 रुपये में से अगर वो 108 रुपये वापस कर देगा लोन के तौर पे, तो उसके पास कितने बचेंगे, 92 रुपीज उसके पास बचेंगे अपने लिए. पहले कितने बच रहे थे, पहले सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये बच रहे थे. पहले सिर्फ 40 रुपये बच रहे थे जब वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहा था. बट जब वो फॉर्मल सेक्टर से लोन लेता है तो उसके पास अपने लिए जो पैसा है खुद के लिए बहुत ज्यादा बच रहा है, मतलब 92 रुपीज बच रहा है. तो इसका मतलब फॉर्मल सेक्टर से लोन लेने की वजह से क्या होता है, इनकम पर्सन की बढ़ जाती है और वो आसानी से लोन ले सकता है. अब जब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो पर्सन हिचकिचाएगा नहीं लोन लेने के लिए, वो जल्दी से लोन ले लेगा और जो भी उसको काम करना है, चाहे खेती हो चाहे बिजनेस हो, वो कर लेगा. दे कुड ग्रो क्रॉप्स, डू बिजनेस, सेटअप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा. अब वो आराम से लोन लेंगे, अपनी क्रॉप्स वगैरह उगा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकते हैं. दे कुड सेटअप न्यू इंडस्ट्रीज और ट्रेड इन गुड्स, वो नई इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, सामान को खरीदने बेचने के काम में लग सकते हैं. चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट. तो सस्ता एंड अफोर्डेबल क्रेडिट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए. मतलब जब लोन लेना आसान होगा, सस्ते दामों पर लोन मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेंगे. जब ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे तो वो बिजनेसेस खड़े करेंगे, बिजनेसेस खड़े करेंगे तो उससे लोगों को जॉब मिलेगी, प्रोडक्शन होगी, इनकम बढ़ेगी, देश आगे बढ़ेगा. लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, लोग ज़्यादा मात्रा में खेती करेंगे, तो इन सारी चीज़ों से अल्टीमेटली क्या होगा, देश की डेवलपमेंट होगी. तो अगर किसी देश में लोन बहुत आसानी से नहीं मिलता तो उस देश के लिए डेवलपमेंट थोड़ी मुश्किल होगी. बट अगर चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट है तो डेवलपमेंट थोड़ी आसान हो जाएगी. तो डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि ये इंश्योर किया जाए कि देश में चीप एंड अफोर्डेबल लोन अवेलेबल हैं.